Hello dear students, today we are starting our next chapter force and pressure. फोर्स क्या है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कुछ चीज़ों को हम पुश करते हैं, कुछ चीज़ों को हम पुल करते हैं, उठाते हैं, सिर पे रखते हैं, हाथ से पुश एंड पुल कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो जब हम उनको पुश या पुल करते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। दैट चेंज इज नोन एज फोर्स। इट मे लीड टू द चेंज इन डायरेक्शन और द शेप। कि अगर आपकी इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, आप उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। सम ऑफ द केसेस विच इन्वॉल्व फोर्सेज आर सिंपल एक्शंस लाइक ओपनिंग अ पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, किकिंग अ फुटबॉल, लिफ्टिंग अ बॉक्स, पुशिंग अ चेयर। तो ये सभी जो केसेज हैं हमारे दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स। कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप में हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इन ऑल दीज केसेज अ पुश और पुल इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कि हर इन केसेज में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं। लाइक जो क्लोज्ड पेंसिल बॉक्स है उसको आप ओपन कर रहे हैं, फुटबॉल को आप किक कर रहे हैं, चेयर को आप पुश कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। यूनिट इसकी न्यूटन होती है। जो SI यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दैट इज़ द न्यूटन। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं राम है वो पिक कर रहा है एप्पल्स को फ्रॉम द फ्रूट बास्केट, सो इट इज़ पुलिंग। पुल करना क्या है? फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल बैट्समैन हिटिंग अ क्रिकेट बॉल। यहाँ पर जितने भी एक्शंस होते हैं हमारे, हर एक्शन में कहीं ना कहीं हम पुश या पुल करते हैं। लाइक पुश में हम किकिंग, हिटिंग, थ्रोइंग, पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को या फ्लिक कर रहे हैं। पुल के अंदर पिक, लेफ्ट, शटिंग एंड द पुलिंग। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, वहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है। सो वी आर टेकिंग हेयर टू ऑब्जेक्ट्स F1 एंड F2। फोर्स वहाँ अप्लाई होता है उन ऑब्जेक्ट्स पे। F2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। द नेट फोर्स ऑन इट्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेज। कि अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टोटल फोर्स रहेगा दैट विल बी द सम ऑफ द फोर्सेज। F2 forces are acting in opposite directions, then the net force will be the subtraction difference of them. Like F is equal to F1 minus F2. If F1 is greater than F2 and अगर F2 second जो force है वो greater है first force से, then it will be F2 minus F1. अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे पास F1 4 न्यूटन है, F2 5 न्यूटन। F1 एंड F2 हैं, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। नाउ थर्ड जो फोर्स है F3, वो हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। सो F3 इज 7N। सो टोटल जो नेट फोर्स रहेगा, बिकॉज F1 एंड F2 सेम डायरेक्शन में है, सो दीज विल बी एट 4 + 5 एंड F3 अपोजिट डायरेक्शन में है, सो 4 + 5 - 7 कर देंगे। वी विल गेट द आंसर 9 - 7 इक्वल टू 2। सो इस टाइप से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। कि जब हम पुश या पुल करते हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट, अ फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इफ़ वी कंसिडर फुटबॉल देन इट विल नॉट मूव अनलेस अ पर्सन किक्स इट। कि कोई फुटबॉल रखी हुई है, जब तक कोई पर्सन उसको किक नहीं करेगा तब तक वो मूव नहीं करेगी। सो यहाँ पर जो पर्सन किक कर रहा है एंड जो फुटबॉल है उन दोनों में इंटरेक्शन होगा, देन देयर विल बी सम मूवमेंट। सो इट इज़ इन इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द football which creates a force that results in its movement. Second, a force has strength which is known as magnitude as well as direction। कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। The magnitude of the applied force can be large, small और it can also be equal। वो सेम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है या स्मॉल। The force can be applied in the same or opposite direction to each other. These changes the effect of force on the object। इन फोर्सेज की वजह से उस ऑब्जेक्ट में चेंज आता है। It is easy to push a heavy object in the same direction by two people instead of two people pushing in opposite directions to move it। कि सेम डायरेक्शन में पुश करना ईजी है बजाय कि हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करें। थर्ड, अ फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन स्पीड और द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में चेंज होता है। सिमिलरली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है या उसके डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दोनों चेंजेस भी साथ में हो सकते हैं।
This has undergone a change in the state of motion. If we consider a football being kicked by a player, then the kick set the stationary ball into the motion. कि जब हम किक करते हैं बॉल पे, उसकी वजह से यहाँ पर चेंज आता है इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ बीइंग किक. जिस डायरेक्शन में हम उसको किक करते हैं उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगी. एंड यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड होता है दैट डिसाइड्स द स्पीड. जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी ही स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट, a force that is acting on an object may tend to bring a change in its shape. कि फोर्स की वजह से चेंज ऑफ शेप भी हो सकता है. लाइक जैसे हम डव बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, चपाती बनाते हैं, तो वहाँ पर जितना हम फोर्स लगाते हैं, उनको रोल करते हैं, उसकी वजह से चेंज आता है. A force can act on an object on being in contact with it or by not being in contact with it. कि ऑब्जेक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के टच में हो भी सकते हैं या नहीं भी. अब इनके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हैं. नाउ वी विल सी. There are two types of forces based on whether the force acting on the object is by being in contact with it or not. कि ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, इसके बेसिस पर टू टाइप्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स. नेम से ही पता चल रहा है that an object when it is in contact with the body is called the contact force. Point of application of force on the object is called the point of application of force or the point of contact. अब यहाँ पर हमारे टाइप्स हैं. फर्स्ट, मस्कुलर फोर्स. जब हम मस्कुलर फोर्स अपने हैंड से कुछ उठाते हैं तो वहाँ पर हमारे हाथ से वो ऑब्जेक्ट टच में होता है, कॉन्टैक्ट में होता है. So, a force that is exerted as a result of the action of the muscles in our body is termed as muscular force. कि जहाँ हमारी muscles action में होती हैं, muscles work करती हैं, that type of force is known as muscular. So, muscular force to carry out some of our bodily actions like breathing, digestion, etc. Animals के अंदर like buffalo, camels, horses, they use their muscular force to get some activities like plugging, पुलिंग एंड कैरिंग द लोड. लोड को कैरी करने के लिए, सामान को लेके जाने के लिए वो अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं. सेकेंड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन, इट इज़ वन दैट अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं तो देर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड. आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हुए आप देखते हैं स्ट्राइकर अच्छे से मूव नहीं करता तो हम उस पर पाउडर डाल देते हैं. पाउडर डालने से वो चिकना हो जाएगा एंड फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए वो स्मूथली मूव कर सकता है. तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम जैसे फर्श पर चलते हैं, चिकने फर्श पर हम कम चल पाते हैं, जो खुरदरा फर्श होता है वहाँ हम इजीली चल सकते हैं, क्योंकि खुरदरे फर्श पर क्या है, फ्रिक्शन मीन्स एक अपोजिंग फोर्स है जिसकी वजह से आप इजीली मूव कर सकते हो. और जितना ज़्यादा चिकना फर्श होगा वहाँ चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि बिकॉज वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है. सो कुछ ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन हमें इंक्रीज करना पड़ता है वॉक करने के लिए एंड कुछ चीज़ों में हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है ताकि वो इजीली वॉक कर पाए. दिस कैन बी अंडरस्टूड व्हेन अ बोट स्टॉप्स मूविंग व्हेन वी स्टॉप रोइंग. कि जब हम बोट चलाते हैं उसमें जो रो होती हैं साइड से जिसकी वजह से हमारी बोट चल पाती है पानी में, तो उसको जब हम चलाना बंद कर देते हैं तो बोट भी स्टॉप हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बोट एंड द वाटर. कि जब हम रोइंग स्टॉप कर देते हैं तो वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोट है वो पानी में चलना बंद कर देती है. नेक्स्ट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स विदाउट द कॉन्टैक्ट वॉक करते हैं. Like a force that does not involve any kind of physical contact between the two objects on which they act is known as non-contact force. Examples, first one is magnetic force. मैग्नेट आप देखते हैं, मैग्नेट को जब आप आयरन ऑब्जेक्ट्स के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो दूर से ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. सो कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है आयरन का बट फिर भी वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. सेम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जहाँ चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मेटल्स के अंदर. सो इन सभी में विदाउट द कॉन्टैक्ट ये फोर्स अप्लाई करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स आर फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद दैम इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, दैट इज एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी. तो यहाँ पर जैसे ही हम अपनी क्लासेज में एक्टिविटी करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हम पेपर के टुकड़े लेते हैं एंड हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सिर से रब करते रहते हैं, बार बार रब करेंगे. जैसे ही हम उन कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज. वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो उन पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट में रिजल्ट इन द रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस, कि जहाँ पर सेम चार्जेस होंगे वहाँ वो उनको रिपेल करेगा. लाइक इफ़ वी ब्रिंग 2 स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर, कि 2 स्ट्रॉ हैं पेपर से रब करके हम उसके पास लेके जाएंगे उसको, तो वो क्या कर रहे हैं,
अपोज करेंगे, एंड अगर वहाँ पर हम अनचार्ज रो के साथ एक चार्ज रो को लेके जाएंगे देन देयर विल बी अपोजिट चार्जेस, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ऑटोमेटिकली दैट विल कम डाउन, वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। So, a force that is exerted by each and every object in the world on another object which is an attractive force। तो वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ हमारी अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम अर्थ पे स्टेबल हो पा रहे हैं, सो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ प्रेशर। प्रेशर इज व्हाट? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, कितने एरिया पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉन एज प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट है दैट इज़ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स इज न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, सो यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। एग्जाम्पल, नेल को हम फिक्स करते हैं वॉल के अंदर, सो जो पॉइंटेड नेल होती है वही फिक्स होती हैं हमारी वॉल्स में। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पॉइंटेड नेल्स का जो एरिया है दैट इज़ वेरी लो। एरिया एंड प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा अप्लाई होगा। सो जिस नेल में फ्लैट एंड होगा वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एरिया प्रेशर विल बी वेरी लो, एंड पॉइंटेड नेल का प्रेशर यहाँ मैक्सिमम होगा, बहुत जल्दी नेल हमारी दीवार में लग जाती है। पॉइंटेड नेल कवर्स अ स्मॉलर एरिया ऑन द वॉल देन अ फ्लैट and nail, as a result of which pressure exerted by a pointed nail on the wall is greater as compared to the pressure exerted by the flat end nail on the wall. Therefore, a pointed end nail easily pierces the wall as compared to the nail with the flat end। कि फ्लैट एंड वाली नेल हमारे लिए ईजी नहीं होता दीवार में लगाना, एंड जो पॉइंटेड नेल है वो बहुत ईजीली लग जाती है। कम प्रेशर अप्लाई करते हैं फिर भी वो नेल वहाँ लग जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स इनवर्स रिलेशन, लेस एरिया हायर प्रेशर। Pressure increased when the area decreased and the applied force is increased। Pressure and force का relation direct है and area के साथ relation pressure का reverse होता है। Now pressure exerted by liquid and the gases। Pressure exerted by liquids and gases। Liquid and gases exert pressure on the wall of a container in all the directions। सभी directions में ये pressure apply करते हैं। टू फैक्टर्स हैं यहाँ जिससे हमारा प्रेशर अफेक्ट करता है लिक्विड्स या गैसेज के केस में। फर्स्ट वन इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड और द गैस। कितनी डेप्थ है हमारी लिक्विड या गैस की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और अ गैस एट अ पॉइंट इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितना गहरा होगा हमारा लिक्विड या गैस, उतना ही प्रेशर वहाँ ज़्यादा अप्लाई होगा। Second, density of the liquid or gas। Pressure exerted by a liquid or a gas increased with the increase in density। Density that is represented by rho, it is equal to mass per unit volume। So density जितनी ज़्यादा होगी, जितना गहरा जितना गाढ़ा लिक्विड होगा हमारा, वहाँ पर जो प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, वाई द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ अ डैम इज इंक्रीज टुवार्ड्स द बॉटम। कि जो हमारे डैम्स होते हैं उनकी वॉल्स ऊपर से थिन होती हैं एंड जैसे जैसे नीचे जाएंगे वॉल्स उनकी इंक्रीज होती हैं। वाई? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होगी लिक्विड की, उतना ही प्रेशर लिक्विड ज़्यादा अप्लाई करेगा, एंड जितनी वॉल्स थिक होंगी वो उस प्रेशर को बेयर कर पाता है, एंड अगर वॉल थिन होगी तो वो प्रेशर उतना नहीं बेयर कर पाएगा एंड वहाँ से वो वॉल ब्रेक हो सकती है। Therefore, the thickness of walls of a dam is increased towards the bottom so that the dam is withstand with the increasing pressure of water। कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतनी ही जो डैम की वॉल है वो ब्रॉड होती जाएगी, so that वो उस प्रेशर को के साथ वो withstand रह पाए, वो खड़ा रह पाए। So while answering questions based on this topic, state that the reasoning on given two factors which affect pressure exerted by the liquid and the gases। So ये टू फैक्टर्स हैं हमारी, डेप्थ है एंड द डेंसिटी। जितना गहरा लिक्विड होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, जितनी गाढ़ी गैस होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसर होगा तो प्रेशर इंक्रीज होता है एंड डेप्थ के साथ भी प्रेशर इंक्रीज होता है। Now last point is the atmosphere। Atmosphere, it is a thick blanket of air that surrounds the earth above its surface is known as atmosphere। कि जहाँ हम रहते हैं हमारे चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट बना हुआ है एयर का, this is atmosphere। The pressure that is exerted by this column of air in the atmosphere is known as atmospheric pressure because air present है वहाँ, so that air will exert a pressure। so जितना भी वो pressure exert कर रहा है that pressure is known as atmospheric pressure। In this pressure that allows a rubber sucker
टू स्टे अटैच टू द सरफेस। जैसे हम देखते हैं हमारी जो हैवी टेबल्स होती हैं उनके ऊपर शीशे का कवर लगा हुआ होता है, तो उनमें देखेंगे हम चारों कॉर्नर्स पे रबर सकर्स लगे हुए हैं। तो रबर सकर्स जब हम रखते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली उसके साथ जिस टेबल पे हम उसको रखते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं। उसको हटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। वो ऐसा क्यों होता है? अगर वहाँ प्रेशर कम होगा तो उससे हमारी जो हमने उसके ऊपर जो ग्लास रखा हुआ है वो ग्लास इधर-उधर हो सकता है और हमें चोट लग सकती है। सो रबर सकर्स इसीलिए लगाते हैं ताकि एयर प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा बने। एयर प्रेशर की वजह से वो उससे चिपका रहे टेबल से और ग्लास हमारा इधर-उधर ना हो। सेम ऐसे ही हम देखते हैं चिपकू होते हैं हमारी गाड़ियों के अंदर होते हैं, हम साइड वाली जो विंडोज़ होती हैं वहाँ पर लगा लेते हैं ताकि हमें धूप ना लगे। तो वो भी बहुत हल्के से होते हैं एयर सकर्स, लेकिन जैसे ही हम उससे चिपकाते हैं वो बहुत टाइटली हमारा ग्लास से चिपक जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड पॉइंट, वी कांट फील द ट्रेमेंडस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट अराउंड अस, कि हम उसको फील नहीं कर पाते हैं बिकॉज द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज एक्चुअली काउंटर बैलेंसेस, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वाटर है, वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर लेता है जो हमारे चारों तरफ है। इसीलिए हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म आता है, तब वो एयर प्रेशर हम फील कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बाहर जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो हमारी बॉडी के प्रेशर से कम है। सो उस प्रेशर को हम फील कर पाते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ नॉट फील्ड बाय अस। दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।